नमस्कार स्टूडेंट्स, रीडिंग कैपिटल अकेडमी आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम प्लेटो का अध्ययन करेंगे। अरिस्टोटली प्लेटो। मित्रों, प्लेटो यूनान के प्रसिद्ध दार्शनिक थे। इनको पॉलिटिकल फिलॉसफी का पिता भी कहा जाता है, राजनीतिक दर्शन का पिता। इनके समय में राजनीति विज्ञान को नीति शास्त्र का एक अंग माना जाता था। तो मित्रों, आज हम प्लेटो का अध्ययन एमसीक्यू बेस में पढ़ना है। स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्लेटो ने लिखी थी? तो मित्रों, आप इमेज में देख रहे हैं, ये प्लेटो है। इनके द्वारा द रिपब्लिक पुस्तक प्लेटो ने लिखी थी। इसमें राज्य व्यवस्था का विवरण मिलता है। इसमें राज्य व्यवस्था का विवरण मिलता है द रिपब्लिक में। दूसरा, द स्टेट्समैन, ये भी प्लेटो के द्वारा लिखी गई पुस्तक थी। तीसरी है द लॉज भी प्लेटो के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। इस तरह से मित्रों, उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? उपरोक्त सभी, क्योंकि रिपब्लिक प्लेटो लिखी थी, स्टेट्समैन प्लेटो लिखी थी और लॉज ये प्लेटो लिखी थी। ये तीनों ही पुस्तकें प्लेटो ने लिखी हैं। प्लेटो का वास्तविक नाम था एरिस्टोक्लीज। क्या नाम था? एरिस्टोक्लीज। लेकिन इसके चौड़े कंधे थे और चौड़े कंधों के कारण इसको नाम दिया गया था प्लेटो। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से प्लेटो के द्वारा द रिपब्लिक, द स्टेट्समैन और द लॉज की रचना की जाती है। यह यूनान का एक महान दार्शनिक था। यह सुकरात का शिष्य था और अरस्तु का गुरु था। ठीक है स्टूडेंट्स, ये है प्लेटो। नेक्स्ट है क्वेश्चन 2 है, निम्नलिखित में से कौन सी शैली प्लेटो द्वारा अपनाई गई थी? प्लेटो ने अपनी पुस्तक लिखी है, अपना राजनीतिक दर्शन दिया है, तो इसमें कौन सी शैली अपनाई गई थी? तो मित्रों, ये संवाद शैली, प्लेटो के द्वारा संवाद शैली में लिखे गए ग्रंथ हैं, डायलेक्टिव मेथड में लिखे गए ग्रंथ हैं। एक दार्शनिक पद्धति और द्वंद्वात्मक पद्धति, प्लेटो के द्वारा दार्शनिक पद्धति और द्वंद्वात्मक पद्धति को भी अपनाया गया था, फिलोसफर मेथड और डायलेक्टिकल मेथड। अगला है निगमनात्मक पद्धति। प्लेटो के द्वारा निगमन पद्धति का भी इस्तेमाल किया गया था। इस निगमन पद्धति में क्या होता है? इसमें सामान्य से विशिष्ट की ओर जाया जाता है। इस तरह से मित्रों, प्लेटो के द्वारा ये सभी शैलियां अपनाई गई थी। प्लेटो के द्वारा अधिकांश ग्रंथ संवाद शैली में किए गए और संवाद मुख्य वक्ता होता था सुकरात, क्योंकि इसने जो काल्पनिक ग्रंथ लिखे इसमें मुख्य वक्ता के रूप में सुकरात लिया है नाम। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से संवाद शैली, दार्शनिक पद्धति, द्वंद्वात्मक पद्धति और निगमन पद्धति का इस्तेमाल किया गया था प्लेटो के द्वारा, अरिस्टोटली प्लेटो। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 है, प्लेटो के आदर्श राज्य में जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? तो मित्रों, प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य में 5040, इसका ए सही होगा। आदर्श राज्य की जनसंख्या 5040 होती थी। तो मित्रों, क्या होता है, प्राचीन यूनान में वहां नगर राज्य थे। क्या थे? यूनान में थे नगर राज्य। तो वहां नगर राज्य में छोटे छोटे राज्य होते थे, नगर राज्य। उस नगर राज्य में 5040 जनसंख्या बताई है। इसलिए इस तरह से ए सही हो जाएगा, 5040 इसके द्वारा जनसंख्या निर्धारित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके द्वारा राज्य का निर्माण, किसके अनुसार, ये किसने विचार दिया है? किसके अनुसार राज्य का निर्माण ओक के वृक्ष या चट्टान से नहीं होता, बल्कि उसमें रहने वाले व्यक्तियों के चरित्र से होता है? तो मित्रों, ये प्लेटो कहते हैं। प्लेटो का मानना था किसी राज्य का निर्माण चट्टान से नहीं होता है या पेड़ पौधों से नहीं होता है, उसमें व्यक्ति रहते हैं। व्यक्तियों का चरित्र कैसा है, उसका निर्माण होता है व्यक्तियों के चरित्र से। व्यक्तियों के चरित्र से राज्य का निर्माण होता है। इस तरह से ये प्लेटो का मानना था कि राज्य का निर्माण ओक के वृक्ष, ओक एक वृक्ष होता है और चट्टान से नहीं होता है, बल्कि उसमें रहने वाले व्यक्तियों के चरित्र से होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स कौन सा? प्लेटो। ये प्लेटो का मानना था कि राज्य का निर्माण चट्टान से नहीं होता है, राज्य का निर्माण व्यक्तियों के चरित्र से होता है। ये अरिस्टोटली प्लेटो कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से
कौन सा प्लेटो का विचार राज्य के विषय में नहीं है। प्लेटो ने द रिपब्लिक में एक काल्पनिक आदर्श राज्य की कल्पना की थी, तो उसमें विचार दिया है राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है। सही है, प्लेटो ने कहा है राज्य व्यक्ति का विराट रूप है। राज्य क्या है? इस व्यक्ति का ही विराट रूप है। भी राज्य का निर्माण व्यक्तियों के चरित्र से होता है, न कि ओक के वृक्ष या चट्टान से। इस तरह से यह भी विचार प्लेटो का ही है। प्लेटो का मानना था कि राज्य का निर्माण होता है व्यक्तियों के चरित्र से। इसलिए प्लेटो लंबी शिक्षा प्रणाली का समर्थक था, क्योंकि उच्च शिक्षा के द्वारा दार्शनिक राजा में चरित्र का विकास होगा, नैतिकता का विकास होगा, अपने कर्तव्यों को अच्छी तरह से पालन कर पाएगा। अगला है राज्य प्राकृतिक, स्वाभाविक, नैतिक और आंगिक संस्था है। ये भी किसका विचार है मित्रों? ये भी प्लेटो का विचार है। प्लेटो ने माना था कि राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है, राज्य व्यक्ति का ही विराट रूप है, और माना था राज्य का निर्माण व्यक्तियों चरित्र से होता है, ओक के वृक्ष और चट्टान से नहीं होता है। राज्य प्राकृतिक है, स्वाभाविक है, नैतिक है और आंगिक संस्था है। इस तरह से ये विचार किसके हैं? ये प्लेटो के विचार हैं, राज्य के बारे में विचार हैं। लेकिन डी है राज्य परिवार और गांव का समूह है, जिसका लक्ष्य आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति है। तो मित्रों ये किसका विचार है? ये विचार है अरस्तु का। ये विचार अरस्तु का है। अरस्तु का मानना था कि राज्य क्या है? परिवार और गांव का समूह है, और जिसका लक्ष्य आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति। इस तरह से आपका ये प्लेटो का विचार नहीं है। ये किसका विचार है मित्रों? ये विचार है मित्रों, ये विचार है अरस्तु का। ये डी आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन 6 है प्लेटो के समय लोकतंत्र शासन प्रणाली किस नगर राज्य में थी? तो मित्रों एथेंस में लोकतंत्र प्रणाली थी, और वहां नगर राज्य थे। क्या थे? नगर राज्य। और नगर राज्य को यूनानी भाषा में पोलिस कहते हैं। क्या कहते हैं? पोलिस कहते हैं। और इसी पोलिस शब्द से पॉलिटिक्स शब्द की रचना हुई है। पोलिस शब्द से क्या किसकी रचना हुई है? पॉलिटिक्स। इस तरह से पॉलिटिकल साइंस शब्द में जो पॉलिटिक्स शब्द आता है, इसकी रचना हुई है ग्रीक यूनानी भाषा के पोलिस शब्द से। और पोलिस का मतलब क्या होता है? नगर राज्य। पोलिस का अर्थ होता है नगर राज्य। एथेंस में क्या था? लोकतंत्र था। और स्पार्टा में क्या था? स्पार्टा में सैनिक शासन था। स्पार्टा में सैनिक शासन था। एथेंस में लोकतंत्र था। तत्कालीन समय में एथेंस में लोकतंत्र था, उसका प्लेटो आलोचक था। इसी तरह से सुकरात ने भी एथेंस के लोकतंत्र की आलोचना की थी, और आलोचना करने के कारण सुकरात को 399 ईस्वी में जहर का प्याला दिया गया था। इससे प्लेटो व्यथित हुआ। तब प्लेटो ने एक आदर्श राज्य में न्याय की स्थापना कैसे की जाए, इसके लिए द रिपब्लिक ग्रंथ लिखा। इस तरह से प्लेटो ने अपने ग्रंथ में लोकतंत्र की आलोचना की है, और प्लेटो ने कहा है लोकतंत्र से ही तानाशाही का उदय होता है। इस तरह से लोकतंत्र को उसने भ्रष्ट तंत्र माना था। एथेंस में क्या था? लोकतंत्र। और स्पार्टा में क्या था? सैनिक तंत्र। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 7 प्लेटो के काल्पनिक आदर्श राज्य में न्याय का सिद्धांत किस पर आधारित था? तो मित्रों प्लेटो के आदर्श राज्य में न्याय का सिद्धांत कर्तव्यों पर आधारित था। प्लेटो ने माना था कि 3 वर्ग होंगे। कौन से वर्ग होंगे? एक वर्ग होगा दार्शनिक वर्ग, ये दार्शनिक वर्ग ये शासन चलाएगा। और एक वर्ग होगा सैनिक वर्ग, और तीसरा वर्ग होगा उत्पादक वर्ग। प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य में 3 वर्ग बताए थे, और ये वर्ग क्या करेंगे? अपने अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे, दूसरे कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। और इसका डिसाइड कैसे होगा कि ये दार्शनिक है या सैनिक बनेगा या उत्पादक? तो प्लेटो ने माना कि आत्मा व्यक्ति की पहचान है, आत्मा के गुणों के आधार पर व्यक्ति कार्य करता है, और जिस तत्व की आत्मा में प्रधानता होती है वैसे ही वर्ग का निर्धारण होता है। प्लेटो का मानना था ये मस्तिष्क है, ये मस्तिष्क ज्ञान या बुद्धि का प्रतीक है, और इसमें विवेक की प्रधानता होती है। मस्तिष्क में ज्ञान या बुद्धि होती है, इसमें विवेक की प्रधानता होती है। इस तरह से जिसमें विवेक या ज्ञान का तत्व अधिक होगा
वह दार्शनिक शासक होगा। क्या होगा? वह दार्शनिक शासक वर्ग बनेगा। और जिसमें मनोवेग की या साहस की प्रधानता होती है, मनोवेग इमोशंस की प्रधानता होती है, करेज की प्रधानता होती है, वो कौन बनेगा? सैनिक बनेगा। और जिसमें तृष्णा होती है और इसमें संयम होता है, वह उत्पादक वन बनेगा। इस तरह से प्लेटो के आदर्श राज्य में 3 वर्ग पाए जाते हैं, एक दार्शनिक शासक वर्ग, दूसरा सैन्य वर्ग, तीसरा उत्पादक वर्ग। और ऊपर वाले वर्गों को वह अभिभावक वर्ग कहता है और नीचे वाला उत्पादक वर्ग है, यह सेवा वर्गीय वर्ग है। ठीक है स्टूडेंट्स, वो इस तरह से प्लेटो कहता है आत्मा विवेक का तत्व होता है, साहस का, तृष्णा का। विवेक अर्थात ज्ञान बुद्धि, और साहस अर्थात मनोवेग भावनाएं, और तृष्णा अर्थात इच्छा संयम। इस तरह से मित्रों ये उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। प्लेटो के आदर्श राज्य के लिए उपरोक्त सभी हो जाएगा, क्योंकि आदर्श राज्य का न्याय सिद्धांत कर्तव्यों पर आधारित है, अहास्य पर आधारित है, आत्मा के 3 गुण होते हैं उन पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 8, प्लेटो के आदर्श राज्य में सर्वोच्च सद्गुण कौन सा है? मित्रों प्लेटो के आदर्श राज्य में सर्वोच्च सद्गुण है न्याय। वैसे विवेक का सर्वोच्च सद्गुण प्लेटो ने 4 सद्गुण बताए थे, इसमें एक सद्गुण था विवेक। ये सद्गुण किसमें होता है? ये दार्शनिक वर्ग में सद्गुण होता है। और साहस एक किसमें होता है? ये सैनिक वर्ग में होता है, सैनिक वर्ग में होता है। और तृष्णा ये एक किसमें होता है? उत्पादक वर्ग में, उत्पादक वर्ग में। मित्रों ये दार्शनिक वर्ग के लिए ज्ञान का भी प्रयोग किया जाता है, ज्ञान या बुद्धि। दार्शनिक वर्ग में ज्ञान या बुद्धि अधिक होती है, और ज्ञान या बुद्धि अधिक होती है, और इसलिए इसमें विवेक की प्रधानता होती है। और सैनिक वर्ग में क्या होता है? मनोवेग। सैनिक वर्ग में मनोवेग होता है, भावनाएं होती हैं, और इसलिए इसमें साहस अधिक होता है। उत्पादक वर्ग में क्या होता है? इसमें तृष्णा अधिक होती है, इसमें तृष्णा होती है, इसे इच्छा कह देते हैं। तृष्णा, तृष्णा अधिक होती है, इसमें इच्छा अधिक होती है, और इसलिए इसमें क्या होता है? संयम, इसमें संयम होता है। इसके सद्गुण को, तृष्णा को संयम भी कह देते हैं स्टूडेंट्स, इसमें जो है संयम। इस तरह से इन तीनों का कार्यों का निर्धारण, और अपने अपने कार्य करें, दूसरे कार्य में हस्तक्षेप न करें, इसको सर्वोच्च सद्गुण के रूप में न्याय नाम दिया गया है। इस तरह से प्लेटो ने 4 वर्च्यू बताए, 4 गुण बताए थे, एक विवेक, एक साहस, एक संयम और एक न्याय। इस तरह से 4 सद्गुण थे, इनमें सर्वोच्च सद्गुण था न्याय। क्यों? प्लेटो का लक्ष्य था काल्पनिक आदर्श राज्य की कल्पना की थी, उसमें न्याय की स्थापना करना। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है क्वेश्चन 9, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? कौन सा सुमेलित है? ए, दार्शनिक शासक वर्ग में ज्ञान और विवेक की प्रधानता है, सही है। दार्शनिक शासक वर्ग होता है, उसमें ज्ञान की विवेक की प्रधानता होती है। बी, सैनिक वर्ग में मनोवेग और साहस की प्रधानता होती है। मित्रों सैनिक वर्ग में क्या होता है? इसमें मनोवेग और साहस की प्रधानता होती है। सी, उत्पादक वर्ग में तृष्णा और संयम की प्रधानता होती है। इस तरह से उपरोक्त ये सभी सही हैं। इस तरह से इसको मित्रों आंसर हो जाएगा आपका उत्पादक वर्ग। क्या है? उत्पादक वर्ग सही हो जाएगा। उत्पादक वर्ग उपरोक्त सभी हो जाएगा, क्योंकि उत्पादक वर्ग में क्या होता है? तृष्णा संयम होता है, सैनिक वर्ग में मनोवेग साहस होता है, और दार्शनिक वर्ग में ज्ञान या विवेक की प्रधानता होती है। इस तरह से ये सभी सही हैं, ये सभी सुमेलित हैं। ठीक है मित्रों, ये सभी सुमेलित हैं, ये सभी सुमेलित हैं। क्योंकि प्लेटो ने जो 3 वर्ग बताए थे, उसमें दार्शनिक वर्ग में क्या होता है? ज्ञान विवेक होता है, सैनिक वर्ग में मनोवेग साहस होता है, उत्पादक वर्ग में तृष्णा और संयम होता है। इस तरह से क्या है? उपरोक्त सभी सही हैं, ये डी सही होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन असत्य है? ट्रू एंड फॉल्स है। कौन सा असत्य है? सेफिलॉस के अनुसार सत्य बोलना और ऋण चुकाना न्याय है, बिल्कुल सही है। प्लेटो ने जिस आदर्श राज्य की कल्पना रिपब्लिक में की थी, उसमें सेफिलॉस के घर एक चर्चा होती है। सेफिलॉस उसका एक पात्र है, ये कोई वास्तविक नहीं है। सेफिलॉस या कैफिलॉस कहते हैं, ये इसका एक पात्र है, इसके घर चर्चा होती है। तो उसे सुकरात पूछता है न्याय क्या है?
क्योंकि रिपब्लिक में मुख्य वक्ता सुकरात ही है, और सुकरात कौन है? यह प्लेटो का ही प्रतिनिधि है, क्योंकि एक काल्पनिक ग्रंथ है, इसमें सुकरात किसका प्रतिनिधि बना है? प्लेटो का। इसमें सेफिलोस कहता है सत्य बोलना और ऋण चुकाना न्याय है। इस तरह से ये तो सही है। पॉलीमार्क्स कहता है शत्रु के साथ शत्रुता और मित्र के साथ मित्रता न्याय, ये सही है। ग्लूकोर कहता है शक्तिशाली व्यक्ति का हित ही न्याय, ये गलत है। मित्रों ये कौन कहता है? थ्रेसिमैक्स कहता है। थ्रेसिमैक्स कहता है, ये थ्रेसिमैक्स का विचार है। थ्रेसिमैक्स कहता है शक्तिशाली व्यक्ति का हित ही न्याय है। इस तरह से ये असत्य है, ये सुमेलित नहीं है। डी है प्लेटो के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करे और दूसरे कार्यों में हस्तक्षेप न करे, यही न्याय है। इस तरह से मित्रों ये प्लेटो का भी ये सही है। इस तरह से सी गलत है। एक थ्रेसिमैक्स का कथन है, थ्रेसिमैक्स कहता है शक्तिशाली व्यक्ति का हित ही न्याय है, ये थ्रेसिमैक्स कहता है, ग्लूकोन नहीं कहता। सेफिलोस कहता है सत्य बोलना और ऋण चुकाना न्याय है। पॉलीमार्क्स कहता है शत्रु के साथ शत्रुता की जाए और मित्र के साथ मित्रता की जाए, ये क्या है? न्याय है। और इस तरह प्लेटो क्या कहता है? प्रत्येक व्यक्ति अपनी आत्मा के गुणों के हिसाब से कार्य करे, अपने आत्मा गुणों के हिसाब से कार्य का चयन करे और दूसरे कार्यों में हस्तक्षेप न करे, यह न्याय है। यह प्लेटो का न्याय सिद्धांत है। इस तरह से इसका सी सुमेलित नहीं है, क्योंकि सी में थ्रेसिमैक्स का कथन है शक्तिशाली व्यक्ति का हित ही न्याय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 11, कौन सा कथन असत्य है? कौन सा असत्य है? ए प्लेटो का न्याय कर्तव्यों पर आधारित है, जबकि आधुनिक न्याय अधिकारों पर आधारित है, ये सही है। मित्रों प्लेटो का न्याय केवल कर्तव्यों पर आधारित था। प्लेटो ने अधिकार और स्वतंत्रता की तो कल्पना ही नहीं की थी। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से ये सही है। प्लेटो का दार्शनिक वर्ग, सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग में सामंजस्य स्थापित करना आता है, ये भी सही है। प्लेटो के समय 3 वर्ग से, दार्शनिक वर्ग, उत्पादक वर्ग, सैनिक वर्ग। प्लेटो कहता है ये वर्ग अपने अपने कार्य करें और दूसरे कार्य में हस्तक्षेप न करें। इस तरह से तीनों वर्गों में सामंजस्य बना रहेगा। सी है प्लेटो अभिभावक वर्ग को परिवार और संपत्ति के संवाद में रखना चाहता है, ये बात सही है। प्लेटो क्या करता है? अभिभावक वर्ग। ये अभिभावक या संरक्षक वर्ग कौन सा है? तो मित्रों प्रारंभ के 2 वर्ग थे, दार्शनिक शासक वर्ग, पहला दार्शनिक शासक वर्ग, दूसरा सैनिक वर्ग। इन 2 वर्गों को संरक्षक या अभिभावक वर्ग कहता है। प्रारंभ के 2 वर्ग थे, एक था दार्शनिक वर्ग, दूसरा था सैनिक वर्ग। इन 2 वर्गों को कहता है संरक्षक या अभिभावक वर्ग, और इनके लिए एक साम्यवाद की कल्पना करता है। वो कौन सा साम्यवाद है? संपत्ति का साम्यवाद और बच्चों का पत्नी का साम्यवाद। सोचिए मित्रों, वहां पत्नी बच्चों के साम्यवाद की भी कल्पना प्लेटो करता है। हालांकि ये साम्यवाद कभी लागू नहीं हुआ, क्योंकि संपूर्ण विश्व में देखा जाए जब भी राजनीतिक आंदोलन चले तो वहां पर आर्थिक साम्यवाद तो लागू हुआ है, लेकिन पत्नी और बच्चों का साम्यवाद कभी लागू नहीं हुआ। इस तरह से प्लेटो का ये साम्यवाद केवल काल्पनिक है। डी है प्लेटो मनोवेगों वाले सैनिक वर्ग को शासक बनाना चाहता है। मित्रों ये गलत है। प्लेटो मनोवेगों वाले सैनिक वर्ग को शासक नहीं बनाना चाहता। ये शासक किसे बनाना चाहता है? दार्शनिक वर्ग को, दार्शनिक शासक वर्ग को। प्लेटो इस तरह से ये असत्य है। ऊपर वाले सभी सही थे और ये वाला असत्य है, ये सही था, ये सही थे। प्लेटो का न्याय कर्तव्यों आधारित है और आधुनिक अधिकारों पर। और प्लेटो में 3 वर्ग थे, दार्शनिक वर्ग, सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग, और इनमें सामंजस्य सही है। अभिभावक वर्ग को परिवार संपत्ति के संवाद रखना चाहता है, ये सही है, लेकिन ये सही नहीं है। प्लेटो शासक किसे बनाना चाहता था? प्लेटो शासक बनाना चाहता था दार्शनिक वर्ग को। दार्शनिक वर्ग था, उसको शासन सत्ता की कमान सौंपना चाहता था। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, कौन सा असत्य है? ए प्लेटो दार्शनिक वर्ग को शासक बनाना चाहता, सही है। प्लेटो दार्शनिक वर्ग को शासन सत्ता की कमान सौंपना चाहता था। जो फिलोसोफर किंग थे उनको शासक बनाना चाहता था। प्लेटो पत्नी और बच्चों पर भी साम्यवाद लागू करना चाहता है, सही है। प्लेटो
पत्नी और बच्चों पर भी साम्यवाद लागू करता है। सी है, प्लेटो के राज्य का विचार वास्तविकता पर आधारित है। मित्रों गलत है। प्लेटो ने रिपब्लिक में केवल कल्पना की है, इसमें वास्तविकता कतई नहीं है। डी, आधुनिक साम्यवाद आर्थिक साम्यवाद, ये सही है। इस तरह से इसमें सी असत्य है, क्योंकि प्लेटो का विचार है वो काल्पनिक राज्य पर आधारित है। हालांकि प्लेटो ने एक सिसिली का राजा था डायोनीसियस, डायोनीसियस को दार्शनिक शासक बनाने का प्रयास किया था, डायोनीसियस को, लेकिन प्लेटो इसमें सफल नहीं रहा था। ये कहाँ का राजा था? ये सिसिली का राजा था। सिसिली एक की राजधानी थी सिराकियूज, इटली में एक क्षेत्र है सिसिली सिराकियूज, वहां का राजा था डायोनीसियस था। उसको दार्शनिक शासक बनाने का प्रयास किया था प्लेटो ने, लेकिन प्लेटो सफल नहीं हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 30, निम्नलिखित में से किसने प्लेटो को फांसीवाद और सर्ववादवाद का समर्थक माना है? तो मित्रों, कार्ल पॉपर और अन्ना हारेंट दोनों ने प्लेटो को फांसीवाद और सर्वाधिकवाद का समर्थक माना है। ये मानते थे प्लेटो मुक्त समाज का शत्रु है। इस तरह से फांसीवाद का समर्थक है और सर्वाधिकवाद का समर्थक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 14, किस आधार पर सिद्ध होता है प्लेटो फांसीवाद का समर्थक था? कौन सा आधार है? ए, प्लेटो लोकतंत्र का विरोधी था, उसके अनुसार लोकतंत्र से ही तानाशाही का उदय होता। सही है। प्लेटो के समय एथेंस में लोकतंत्र था, तो उसने एथेंस के भ्रष्ट लोकतंत्र की आलोचना की थी, और तभी उसने कहा था कि प्लेटो के समय जो लोकतंत्र था उसके बारे में कहता है कि इसी लोकतंत्र से तानाशाही का उदय होता है। क्यों? क्योंकि उसके गुरु सुकरात को विष का प्याला दिया गया था, क्योंकि उसने लोकतंत्र शासन प्रणाली में जो भ्रष्टपन था उसकी आलोचना की थी। बी, प्लेटो के विचारों में समानता, स्वतंत्रता और अधिकारों की संकल्पना शामिल नहीं है, संकल्पना नहीं पाई जाती। ये भी सही है। प्लेटो ने अपने पूरे दर्शन में कहीं समानता का विचार नहीं दिया, स्वतंत्रता का विचार नहीं दिया, अधिकारों की संकल्पना नहीं दी, अधिकार और स्वतंत्रता की तो उसने कल्पना ही नहीं की, क्योंकि उसका पूरा दर्शन कर्तव्यों पर आधारित था। प्लेटो के अनुसार राज्य नैतिक और सर्वशक्तिमान संस्था है जो शिक्षा और साहित्य पर भी नियंत्रण रखता है। इस तरह से ये सभी हैं, इन सभी कारणों से सिद्ध होता है कि प्लेटो फांसीवाद का समर्थक था, क्योंकि फांसीवादी भी लोकतंत्र के विरोधी होते हैं। फांसीवादी भी लोकतंत्र को तानाशाही के रूप में यूज करते हैं, वह लोकतंत्र के विरोधी होते हैं। वे स्वतंत्रता और अधिकारों के भी विरोधी होते हैं फांसीवादी, और राज्य को शक्तिमान मानते हैं और शिक्षा पर भी नियंत्रण रखते हैं। हालांकि प्लेटो फांसीवादी नहीं था, उसने नैतिकता कर्तव्यों को स्थान दिया था, लेकिन आज जो जर्मनी फांसीवाद हुआ था, इटली फांसीवाद जन्मा था, वो वाला प्लेटो का फांसीवाद नहीं था। हालांकि इन कारणों से कह सकते हैं कि कुछ फांसीवादी गुण पाए जाते थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 15, कौन सा सत्य नहीं है? ए, रूसो ने रिपब्लिक को शिक्षा पर सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ माना। रूसो ने कहा था कि रिपब्लिक शिक्षा पर लिखा सबसे अच्छा ग्रंथ है। सही है ये। पॉलिटिक्स शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के पॉलिस या नगर राज्य से हुई है। बिल्कुल सही है। पॉलिटिक्स शब्द की उत्पत्ति ग्रीस भाषा के पॉलिस से हुई है, और पॉलिस का अर्थ क्या होता है? नगर राज्य। प्राचीन काल में यूनान में नगर राज्य थे, जैसे एथेंस, स्पार्टा, ये नगर राज्य थे, तो इसी को पॉलिस कहा जाता था, और इसी पॉलिस का अर्थ होता है नगरों का प्रशासन, और इससे पॉलिटिक्स शब्द बना। प्लेटो पॉलिटिकल फिलॉसफी या राजनीतिक दर्शन का पिता है। बिल्कुल सही है। प्लेटो को राजनीतिक दर्शन का पिता कहते हैं, पॉलिटिकल फिलॉसफी का पिता कहते हैं, लेकिन पॉलिटिकल साइंस का पिता नहीं कहते, क्योंकि प्लेटो ने पॉलिटिक्स को नीति शास्त्र का अंग माना, पॉलिटिकल साइंस को एक स्वतंत्र विषय नहीं माना था, इसलिए पॉलिटिकल फिलॉसफी का पिता कहते हैं, पॉलिटिकल साइंस का पिता इसके शिष्य अरस्तु को कहा जाता है। डी, प्लेटो ने रिपब्लिक में विधि और दंड को महत्व दिया था। तो मित्रों, प्लेटो ने रिपब्लिक में विधि और दंड को महत्व नहीं दिया था, ये सत्य नहीं है। प्लेटो ने रिपब्लिक में शिक्षा पर बल दिया था, न्याय पर बल दिया था, इसने नैतिकता पर बल दिया था,
लेकिन विधि और दंड को महत्व नहीं दिया था। विधि और दंड को महत्व देता है अगली पुस्तक लॉज में। स्टेट्समैन और लॉज प्लेटो की अगली पुस्तक है। इसमें उप आदर्श राज्य सब आइडियल स्टेट की कल्पना करता है, उसमें दंड को महत्व दिया गया, विधि को। लेकिन रिपब्लिक में केवल कर्तव्यों को महत्व दिया गया है, न्याय को महत्व दिया गया है। इस तरह से मित्रों आज हमने प्लेटो पढ़ा कि प्लेटो ने कौन सी पुस्तक लिखी है, तो आप जानेंगे होंगे प्लेटो ने रिपब्लिक पुस्तक लिखी है। प्लेटो के द्वारा रिपब्लिक पुस्तक लिखी जाती है, ये राज्य व्यवस्था की पुस्तक है। इस तरह से मित्रों प्लेटो से आज हमने अध्ययन किया। प्लेटो के और भी वीडियो लेके आएंगे। धन्यवाद स्टूडेंट्स। रीडिंग कैपिटल अकेडमी को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।